हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक कैंप। और आप बताओ कैसे हो? क्या आपकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही है या फिर इसमें आपकी लाइफ में हो गई है स्वादानुसार नमक की कमी? अगर स्वादानुसार नमक की कमी हो गई है तो चलिए इसे पूरा करते हैं। स्वादानुसार नमक हर जगह इतना नेसेसरी होता है कि उसके बिना अगर घर पे गेस्ट आ गए हैं तो सारा स्वाद किरकिरा हो जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है, लेकिन स्वादानुसार अगर कमी आ गई नमक की, कहीं भी हमें थोड़ा सा खट्टापन आ गया, कहीं भी खरास आ गई, बस सारा ज़िंदगी का लुत्फ जो है किरकिरा हो जाता है। बस इसी स्वादानुसार नमक की कमी को समझने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए उस सॉल्ट के बारे में। तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट फैमिली के बारे में। तो हम इसमें समझेंगे कि सॉल्ट फैमिली कैसे हमारे किचन के अलावा हमारी डेली लाइफ में भी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे हम इसको समझ जाएंगे, हर जगह जितनी भी जगह स्वादानुसार नमक की कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं आज के सॉल्ट फैमिली की। वेट, जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि इसके पहले हमने पहले वाला स्टेशन पे जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी थी वो आपको रिमेंबर हैं भी या नहीं। यानी सॉल्ट से पहले सॉल्ट की जो फैमिली के अलावा जो इनके अदर रिश्तेदार थे उनके बारे में भी हमने पढ़ रखा है, लाइक एसिड बेस, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, इंडिकेटर्स, पीएच और पीएच से रिलेटेड उसके अलग अलग बहुत से एग्जाम्पल्स। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के इस वीडियो सेशन को ज़रूर कंप्लीट करेंगे ताकि आज के इस फैमिली के बारे में, हर एक मेंबर के बारे में आपको अच्छे से प्रॉपर नॉलेज समझ में आए। क्योंकि अगर आपने इनके पीछे के रिश्तेदारों, नाना नानी के बारे में नहीं पढ़ा तो ये फैमिली मेंबर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। सो आज के सेशन के अलावा जो पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं उनको भी देखना नहीं भूलना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड वॉच। बच्चों, सॉल्ट के बारे में हमने नाम इसका पहले भी सुन रखा है। और कब नाम सुना था? जब हम एसिड बेस के बारे में पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे कि रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं एसिड और बेस के। तो एसिड और बेस के रिएक्शन के टाइम पे हमने देखा था कि कैसे एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर जो है फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ तो हमने अभी तक यही देखा था कि हर जगह सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। लेकिन ये सॉल्ट जो फॉर्म हो रहा है ये कौन से सॉल्ट है, क्या इनका यूज है, क्या एक ही सॉल्ट हर जगह फॉर्म हो रहा है अलग अलग एसिड्स को यूज करने पे, अलग अलग बेसिस को यूज करने पे? तो आज हम ना उसी सॉल्ट के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली हमें ये तो पता है कि एसिड और बेस का यूज करने पे सॉल्ट फॉर्म होता है, लेकिन ये सॉल्ट जिस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वही सॉल्ट है, उसी सॉल्ट की फैमिली। यानी इस फैमिली में होंगे अलग अलग मेंबर्स, इन मेंबर्स के अलग अलग नाम होंगे। जैसे कि आपकी फैमिली में होते हैं अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग नाम, इस सॉल्ट फैमिली में भी अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग नाम होंगे। और इन सभी मेंबर्स को उनके नाम के थ्रू कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे ये बनते हैं, कैसे इनके यूजेस होते हैं, इन सब को हमें पढ़ना है। तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? ये सॉल्ट जब एसिड और बेस किसी एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एसिड और बेस ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। और जब दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं तो ये जो सॉल्यूशन हुआ, ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन न्यूट्रल हो जाता है। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ही थ्रू हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से फॉर्म हो गया सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को हम कहते हैं कि ये सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। अब ये आयनिक कंपाउंड कैसे है? तो ये आयनिक कंपाउंड बेस का केटायन इसमें रहता है और एसिड का एनायन रहता है। तो केटायन और एनायन के मिलने से ये एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज सॉल्ट। बेस
इन द फॉर्म ऑफ केटायन, एसिड इन द फॉर्म ऑफ एनायन, और इसीलिए हम सॉल्ट को कहते हैं कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं एक सॉल्ट है, और सिंपल हम कहते हैं कि एक नॉर्मल सॉल्ट है। ये नॉर्मल सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है फॉर्म होता है। लेकिन अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जिस आयन के बारे में हमने पढ़ा कि ये कैसे होगा, जब सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों मिल रहे हैं तो कैसे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, जरा हम इसको आयंस के थ्रू देखें। तो हमने लिया NaOH और साथ में हमने लिया HCl। अब ये रिएक्शन जो हुआ, इस रिएक्शन में हमें मिला NaCl प्लस H2O। ये जो H2O है ये हमें लिक्विड के फॉर्म में मिला है, ये जो है एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। ये रिएक्शन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। पहले हम इसके आयनिक फॉर्म देखें कि ये आयनिक फॉर्म में कैसे हम इसको लिख सकते हैं। इन आयनिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो सोडियम पे बच्चों आपको पता है कि प्लस चार्ज होते हैं। हम एक एक कंपाउंड को अलग अलग ब्रेक करेंगे, ये कैसे किस चार्ज के थ्रू, अपने अपने आयन के थ्रू उनको लिख लेते हैं। सोडियम पे होता है प्लस, और OH ये हमारा हो गया नेगेटिव आयन के साथ प्लस। अब HCl की बारी है तो हमने लिखा H आयन प्लस क्लोरीन आयन। अब ये रिएक्शन जो है इधर जाने के बाद ये होगा NaCl है तो सोडियम पे हमारा पॉजिटिव ही रहता है। अब ये क्लोरीन हमारा यहाँ आया है तो ये हो गया हमारा Cl नेगेटिव प्लस H2O है। अब ये H2O फॉर्म कैसे हुआ है, लिक्विड फॉर्म में, तो ये H2O हमारा, यानी यहाँ पे HCl का H आयन लिया गया है और ये OH आयन जो है यही फॉर्म किए हैं H2O। तो इस तरह से हम इसको आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा किस में था, एक्वस सॉल्यूशन में था, ये भी एक्वस में था, और यहाँ जो है ये हमें लिक्विड में मिला है। ठीक है, इस तरह से आयनिक फॉर्म में हमको सॉल्ट के कंपाउंड मिलते हैं। यानी ये जो सॉल्ट हमारा मिला है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयन के फॉर्म में हमने इसको अलग अलग लिखा है। इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हो कि कैसे इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। ओके, तो ऐसे ही जो है पोटेशियम कार्बोनेट ये भी एक सॉल्ट है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। अब ये जो है सॉल्ट ये कैसे फॉर्म होता है, तो पोटेशियम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट जो है ये हमारा फॉर्म होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 के रिएक्शन से हमें मिलता है K2CO3 प्लस H2O। अब देखिए कि आपको ये बैलेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे K2 है और यहाँ पे K है, तो अगर हम इसको यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये देखो बैलेंस करना पहले भी पढ़ा था या फिर पढ़ना है। 2K हो गया, यहाँ भी 2K हो गया। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे देखो 2 and 1 हो गया और यहाँ पर सिर्फ 2 है। यहाँ पे H2CO3 यहाँ पे 1CO3 है, यहाँ पे भी 1CO3 है। फिर हमें किसको बैलेंस करना है, H2 को भी बैलेंस करना है, जो कि इधर हमारा 2 and 2 4 हो गया है और इधर 2H2O हो गया है। तो हम किसको बैलेंस करें, इधर 2 है और इधर 4 है, तो इसको भी हम कर देते हैं। तो हो गया 4, 2 ऑक्सीजन इधर है और 3 2 5 इधर और 3 और 2 5 इधर है। तो देखो पोटेशियम 2, ये H2 को देखो, ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ और 3 यहाँ, 3 और 2 5, यहाँ पे 3 और 2 5, ये हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 and 2, यहाँ पे कितना है 4 और इधर भी हमारा 2 दूनी 4, तो ये हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस है।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो पोटेशियम कार्बोनेट हमारा सॉल्ट है वो सॉल्ट कैसे फॉर्म हुआ है, तो वो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, इससे हमारा पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है जिसमें K2CO3 प्लस H2O मिला है। अब इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और आपने थोड़ा सा रीकेप में इसको बैलेंस करना भी देख लिया। बैलेंस करना किसी भी रिएक्शन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यानी आप कोई भी एसिड पढ़ें, कोई भी बेस पढ़ें, कोई भी रिएक्शन पढ़ें, जहाँ बात रिएक्शन की आती है वहाँ बैलेंसिंग करना किसी भी रिएक्शन को बहुत ही नेसेसरी होता है। बिना बैलेंस के रिएक्शन पूरा गलत है। इतने देर से हम न्यूट्रलाइजेशन ये रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है करे जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिमेंबर है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? क्योंकि अभी हमने रिएक्शन नहीं पढ़ा, प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। फिर से एक बार समझ लो, डेफिनेशन को याद रखना क्योंकि रिएक्शन और डेफिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। So neutralization reaction is a chemical reaction in which acid and base react in a equivalent quantity with each other। ये दोनों जो है रिएक्ट तो करते हैं बट एक इनकी क्वांटिटी भी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो वो जो रिएक्शन है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके थ्रू हमने सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया रिएक्शन, आप इसको लिखोगे भी और याद भी करोगे। तो न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। नाउ हमें समझना है कि सॉल्ट का नेचर क्या होगा, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। अब सॉल्ट के नेचर को समझने के लिए किसी भी पर्सन का एक नेचर होता है, जैसे कि मेरा एक नेचर है, आपका भी अपना एक अलग नेचर होगा। लेकिन आप ये समझो कि कोई दंगल हो रहा है और उसमें एक स्ट्रांग पर्सन है, बिल्कुल खली जैसा दिख रहा है, उसके सामने एक दुबला पतला वीक पर्सन आ गया, तो क्या गेम आपने पहले ही रिजल्ट अपने माइंड में बना लिया ना कि ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रांग पर्सन ही विन होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही गेम है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्ट का नेचर डिफरेंट होगा। और जैसे ही सॉल्ट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है बट बेस हमने वीक ले लिया है, तो जो हमारा सॉल्टिंग एसिड हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, तो सॉल्ट का नेचर कुछ और होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे उन सॉल्ट को, यही होगा सॉल्ट का नेचर। ठीक है, तो इस गेम में अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, तो सोचो जब स्ट्रॉन्ग एसिड भी है स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो किसी भी वाटर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है एक दूसरे के रिएक्शन को क्या कर देंगे, दूसरे के जो भी इन दोनों के इफेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी जो रिजल्टिंग सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। कब, जब स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो और स्ट्रॉन्ग बेस ही हो। फॉर एग्जाम्पल जब हमने लिया सोडियम, जब हमारा जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, तो जो सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, ये जो सॉल्ट है ये हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है। सोचो जो यूज करते हैं हम सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, नॉर्मल सॉल्ट, वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से बना हुआ है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग, एसिड भी और बेस भी। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट किए एक दूसरे से, तो जो हमारा सोल्यूशन हुआ, जो रिएक्शन हुआ, वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। और जो हमारा सोल्यूशन मिला, जो सॉल्ट मिला, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। दूसरा हम देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं, अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और बेस को थोड़ा सा वीक कर देते हैं। तो देखो जब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग रहता है हमेशा वही विनर होता है। सो द रिजल्टिंग सॉल्ट विल बी एसिडिक। क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया और अमोनिया ले लिया, अमोनिया NH3। अब इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो सॉल्ट जो होगा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट, या फिर वीक होगा, कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने नाइट्रिक एसिड जो लिया है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। जो बेस हमने लिया है अमोनिया, अमोनिया एक वीक बेस होता है, याद रखना। अमोनिया का जो कैरेक्टर होता है, जो नेचर होता है, वो वीक बेस का होता है। अब आप सोचोगे इसमें तो OH प्रेजेंट नहीं है, तो जब OH प्रेजेंट नहीं है तो अमोनिया को कैसे कहा जा रहा है कि ये जो है बेस है। तो देखो
ब्रॉन्सेट एंड लॉरी के थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन को यानी हाइड्रोजन आयन को जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सेप्टर होते हैं, बेस होते हैं। यहाँ पे अमोनिया उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, बेसिक कैरेक्टर में है, बेस है। और याद रखना ये एक वीक बेस है। तो हमारा जो वीक बेस अमोनिया है वो अमोनिया, और हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, इन दोनों से जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो सॉल्ट क्या नेचर में होगा, किस नेचर में, तो स्ट्रॉन्ग वाले की ही साइड में जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर में होगा, थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, अब हमारा जो एसिड है उसको हम थोड़ा सा वीक कर देते हैं, अब हमारा जो बेस है उसको हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं, यानी इट्स टाइम टू स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब नेचर जो है बेस का स्ट्रॉन्ग हो गया है और एसिड का हमने वीक कर दिया है, यानी जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्ट होगा वो किस नेचर में होगा, वो थोड़ा सा बेसिक नेचर में होगा। हमको जो रिजल्टिंग सॉल्ट मिलेगा वो बेसिक कैरेक्टर में होगा, बेसिक सॉल्ट उसको बोलेंगे। तो क्योंकि जो हमारा बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, तो गेम में ऑब्वियस सी बात है जीत जाएगा। इसलिए हमारा जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट होगा। अब एग्जाम्पल, हमारा जो वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमारा वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमने ले लिया है इस बार इस गेम में सोडियम हाइड्रोक्साइड को। वीक और लेना है एसिड, तो वीक एसिड के नाम पे हम लेते हैं एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड जो है एक वीक एसिड है, तो हमने एसिटिक एसिड ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड एसिटिक एसिड। अब इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट फॉर्म होता है, जो रिजल्टिंग सॉल्ट होता है वो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर में होगा, यानी जो हमारा सोडियम एसिटेट बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा सा बेसिक फॉर्म में होगा। और यहाँ पे वाटर ही बनेगा बट सॉल्ट का कैसा है, बेसिक कैरेक्टर में, बेसिक सॉल्ट है। अगली बारी है दोनों के ही वीक फॉर्म की, यानी वीक एसिड वीक बेस। अब जब ये दोनों वीक एसिड और वीक बेस ले रहे हैं तो जल्दी से बता दो कि अभी हमने कौन कौन से वीक एसिड और वीक बेस का यूज किया है, जल्दी बता दो। याद आया कि हमने किस वीक एसिड और किस वीक बेस का यूज किया है। बिल्कुल, अभी हमने एक वीक बेस लिया था, दैट इज अमोनिया। अमोनिया हमारा वीक बेस है। और अभी हमने एक वीक एसिड भी लिया था, एसिटिक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड है। और इन दोनों के रिएक्शन से जो सॉल्ट हमारा फॉर्म हुआ है वो कैसा है, सॉल्ट कैसा है। अरे क्या सोच रहे हो, यहाँ पे तो रिएक्शन ही हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, वीक है। और जो हमने ये कैरेक्टर पढ़ा था प्रीवियस वीक एसिड और एसिड और बेस के रिएक्शन के टाइम पे, तो हमने देखा था कि जो भी वीक एसिड होते हैं और जो भी वीक बेसिस होते हैं वो पार्शियली ही सिर्फ आयन में ब्रेक होते हैं, मतलब होते ही नहीं है टोटली ये आयन में ब्रेक, बहुत पार्शियली, बहुत कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही नहीं फॉर्म होगा। तो ये जो वीक एसिड है और वीक बेस है, यहाँ पे कह सकते हैं कि सॉल्ट जो होगा उसका कैरेक्टर हम अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या रिएक्शन नहीं होता है। बट हमने जो एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने वीक एसिड ले लिया है, एसिटिक एसिड हमने ले लिया है और वीक बेस भी ले लिया है अमोनिया। अब हमारा यहाँ पे जो बन रहा है अमोनियम एसीटेट, ये हमारा एक सॉल्ट तो फॉर्म हो रहा है और सॉल्ट, इस सॉल्ट में रिएक्शन जो हो रहा है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, बट सॉल्ट हमारा क्या है, यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो क्या है, अमोनिया। चलो ये तो हमने नेचर पढ़ लिया, बट नेचर से जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट के फॉर्म में बता रही हूँ, ज़रूर नोट कर लेना और हमेशा याद रखना। जैसे कि आपको पता है कि हमने फॉर्म करना पड़ा था कि सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है यूजुअली एसिड और बेस के रिएक्शन से। सो एसिड और बेस के रिएक्शन से हमारा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो गया। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि जब कभी अगर बेस के फॉर्म में, अगर बेस जो है कोई ऐसा बेस हमने लिया है जिसमें कार्बोनेट आयन कंटेन हो रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आयन कंटेन हो रहा है, तो उस फॉर्म में जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उसमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर की तरफ हमारे निकलेंगे, ठीक है। यानी हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा उसमें सॉल्ट होगा, वाटर होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कब होगा ऐसा, जब
कार्बोनेट आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आयन हमारे बेस के साथ बेस में होंगे, प्रेजेंट होंगे। इस फॉर्म में ऐसा होगा। याद रखना है, इस पॉइंट को नोट कर लेना है नोट के फॉर्म में किनारे, ताकि दिमाग में ये चीज़ें रहें। ऐसा ना हो कि सिर्फ सॉल्ट और वाटर लिख करके रिएक्शन कंप्लीट करके चलते बने, तो फिर बैलेंस भी नहीं हो पाएगा, और बैलेंस नहीं होगा दैट मीन्स रिएक्शन पूरा गलत है। सॉल्ट नेचर के बाद अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, क्योंकि उसी से रिलेट करता हुआ है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और इस सॉल्यूशन में पीएच जो है इसका वो चेंज हो सकता है, क्योंकि पीएच जो है न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा और कब न्यूट्रल होगा, आपको अच्छे से पता है कि ये चेंजेस यानी ये पीएच का बदलना, पीएच वैल्यू का कैसे होगा। तो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में पीएच इसका कब एसिडिक होगा, कब पीएच बेसिक होगा और कब पीएच न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है कि उस सॉल्ट का नेचर कैसा है। दैट मीन्स अगर सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, उस अकॉर्डिंग उसका बेसिक साथ पीएच वैल्यू आएगा। अगर एसिडिक है तो उस अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू वैसा आएगा, यानी पीएच चेंज होगा उस सॉल्ट के कैरेक्टर पे। अब एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कैसा होगा। तो हाइड्रोलिसिस आपको पता है कि एसिडिक सॉल्ट में आपने क्या स्ट्रॉन्ग लिया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपने इसमें यूज किया है स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ज़रूर आपने वीक बेस लिया होगा। तो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व होगा, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। तो इसका रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा वाटर, अपोजिट उसका वाटर प्लस सॉल्ट, और रिएक्शन में आपका इधर आएगा एसिड प्लस बेस। तो इस तरह का रिएक्शन होगा, और जिसमें हमारा सॉल्ट जो है इधर हम रखेंगे, जिसमें हमने क्या लिया था, अगर जैसे कि हम मान लें कि हमारा NH4Cl ये हमारा अमोनियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है, और इसके हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिला है, NH4 आयन प्लस हाइड्रोजन आयन मिला है। तो ये जो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन, ये सॉल्यूशन को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। बेसिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इस बेसिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ऑब्वियस सी बात है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस आपका होगा, और आपने लिया होगा इसमें वीक एसिड। तभी तो जो हमारा सॉल्ट है वो किस कैरेक्टर के साथ है, बेसिक कैरेक्टर के साथ। तो होता क्या है कि जो हमारा सॉल्ट, जिस वीक एसिड को आपने लिया था, वो हमारा सॉल्ट जो है वो बना था CH3, यानी सोडियम एसीटेट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम एसीटेट के हाइड्रोलिसिस में जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन जो है वो पानी से हाइड्रोजन आयन को ले लेता है। अब जब सोल्यूशन से पानी से हाइड्रोजन आयन को ले लेता है तो सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक रहता है। तो ये बेसिक सॉल्ट यानी सोडियम एसीटेट का हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन को वाटर से ले लेता है। न्यूट्रल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही लिया है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो ये पूरी तरह से जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन में जो हमारा वाटर सोल्यूशन होगा, जिस भी सॉल्ट का हम सोल्यूशन निकालेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो पानी में पूरी तरह से क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, तो कोई रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल NaCl, अगर हम NaCl को देखें तो ये हमारा जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं जो कि न्यूट्रल रहता है, तो ये वाटर में जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ना ही ये एसिडिक रिएक्शन देता है और ना ही बेसिक रिएक्शन देता है, ये क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है एम्फोटेरिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस।
अब एम्फोटेरिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि हमारा जो बेस होता है वो भी वीक होता है, वीक बेस होता है, और हमारा एसिड भी जो होता है वो भी वीक एसिड होता है। ये दोनों जब वीक होते हैं तो सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में सोल्यूशन डिपेंड करता है कि किसका पीएच थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अमोनियम एसिटेट NH4CH3COO ये हमारा जो सॉल्ट बना था, इसमें डिपेंड करेगा, इसके हाइड्रोलिसिस में जो हम करेंगे अमोनियम एसिटेट का, तो उसमें चेक करेगा कि कौन जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, उस अकॉर्डिंग उसका पीएच जो है चेंज हो जाएगा। सॉल्ट का जो हाइड्रोलिसिस है यानी टोटली वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ पे, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ पे टोटली डिपेंड करेगा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। अगर एसिडिक है तो यानी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होगा, और अगर बेसिक है दैट मीन हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। अब एक कंडीशन है न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है जब दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो एक न्यूट्रलाइजेशन होगा जिसमें सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस जो है कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। लास्ट में हमारा एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक के फॉर्म में भी यहाँ पे दोनों वीक रहता है, वीक एसिड और वीक बेस। तो इस कंडीशन में भी हाइड्रोलिसिस का देखता है, वो चेक करेंगे कि कौन सा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस अकॉर्डिंग पीएच चेंज होगा। ओके, रिमेंबर रखना ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बहुत ही, थोड़ा सा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब तक पहले क्या हो रहा था, एसिड और बेस से हम चेक कर रहे थे कि सॉल्ट का नेचर कैसा है, और यहाँ पे हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू चेक किया है कि सॉल्ट जो है वो क्यों एसिडिक है और क्यों बेसिक है, उसके पीएच के अकॉर्डिंग। ओके, सॉल्ट नेचर एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इन दोनों के बाद अब हमें समझना है कि सॉल्ट को कैसे अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, किस फॉर्म में, किस बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले सॉल्ट के ओरिजिन पे, ओरिजिन सॉल्ट का, दूसरी कि सॉल्ट का कंपोजिशन एंड नेक्स्ट कि वाटर के साथ इसके रिएक्शन के बेसिस पे, तीन चीज़ें, ओरिजिन, कंपोजिशन एंड रिएक्शन, वाटर के साथ इसके रिएक्शन के बेसिस पे सॉल्ट को क्लासीफाई किया गया है। और इस क्लासिफिकेशन में अलग अलग इसके टाइप्स हैं, अलग अलग नेम हैं, उन्हें अब हमें समझना है। तो सॉल्ट फैमिली में हम आ गए हैं बिल्कुल आगे की तरफ, जहाँ पे हम सॉल्ट फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को समझने जा रहे हैं। तो सॉल्ट फैमिली के सबसे फर्स्ट मेंबर से मिलते हैं, और सॉल्ट फैमिली के जो सबसे फर्स्ट मेंबर हैं वो है नॉर्मल सॉल्ट। अब ये नॉर्मल सॉल्ट क्या है, ये वही नॉर्मल सॉल्ट है जो हमारे किचन में प्रेजेंट होता है, जिसका हम यूज करते हैं अपने रेसिपी को डिलीशियस बनाने के लिए। स्वादानुसार नमक याद आया, तो ये है फर्स्ट मेंबर जिनका नाम है नॉर्मल सॉल्ट। अब ये नॉर्मल सॉल्ट जो है फॉर्म कैसे होते हैं, तो बिल्कुल जहाँ पे बात आई नॉर्मल सॉल्ट की, यानी जरा भी एसिडिक नहीं जुड़ा है, जरा भी बेसिक नहीं जुड़ा है, कुछ और नहीं, सिर्फ नॉर्मल है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ होगा ना वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमें मिलता है नॉर्मल सॉल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मेशन से हमारा नॉर्मल सॉल्ट हमें मिला है। एंड ये जो है ये क्या है, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है जिसका डेली यूज करते हैं अपने किचन में। नेक्स्ट जो हमारे फैमिली मेंबर है वो है एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट क्यों, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड दैट मीन्स दे कैन रिलीज मोर देन वन हाइड्रोजन आयन। तो ये है हमारे एसिडिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो हमारा सॉल्ट है ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म होता है, वो भी किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। और आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पॉलीबेसिक एसिड यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसी के पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगले मेंबर से मिलते हैं और इनका नाम है बेसिक सॉल्ट। अब ये बेसिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, तो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होते हैं, इसके पहले एसिड था तो वहाँ पे पॉली बेसिक एसिड था, अब यहाँ पे बेसिक सॉल्ट है तो पॉली एसिडिक बेस। यानी ये जो हमारे बेसिक सॉल्ट है ये फॉर्म होते हैं पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली एसिडिक बेस।
ठीक है, तो ये क्या, मोर देन पॉली एसिडिक बेस, दैट मीन्स दे कैन रिलीज मोर देन वन हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, वो सॉल्ट हमारा बेसिक सॉल्ट है और ये फॉर्म हो रहा है किस तरह से, ये फॉर्म हो रहा है बाय द न्यूट्रलाइजेशन, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली एसिडिक बेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमारा जो सॉल्ट है वो है बिस्मथ सबनाइट्रेट। अब बिस्मथ सबनाइट्रेट जो है एक हमारा बेसिक सॉल्ट है और ये फॉर्म हुआ है बिस्मथ हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड के थ्रू ये फॉर्म हुआ है। और ये जो सॉल्ट है वो किस तरह का सॉल्ट है, पॉली एसिडिक बेस, दैट मीन्स यहाँ पे बेसिक सॉल्ट है यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो है अवेलेबल होगा और वो जो है बिस्मथ हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले मेंबर से और इनका नाम है डबल सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट कौन होते हैं, तो डबल सॉल्ट वो सॉल्ट है जो कंटेन करते हैं मोर देन वन केटायन एंड वन एनायन, मोर देन वन केटायन एंड मोर देन वन एनायन कंटेन करते हैं। बट ये जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो सिंपल आयन रिलीज करते हैं, लेकिन कंटेन करते हैं एक से ज़्यादा केटायन और एक से ज़्यादा एनायन, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल पोटाश एलम, पोटाश एलम के बारे में आपने सुना है, यहाँ पे जो है डबल, एक से ज़्यादा केटायन भी और एक से ज़्यादा एनायन भी है और जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर के प्यूरिफिकेशन के काम आता है पोटाश एलम। आप यूजुअल डेज में इसको ऐसे यूजुअली इसका नाम समझते होंगे फिटकरी के नाम से, तो ये डबल सॉल्ट है एक फिटकरी, दैट इज पोटाश एलम। अगली फैमिली के जो मेंबर हैं उनका नाम है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कंटेन करता है वन और मोर कॉम्प्लेक्स आयन, यानी आप समझ लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं, तो ये वन और मोर होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। साथ ही ये आयन्स जो होते हैं वो विच मेटल सेंटर्स, यानी इसमें एक मेटल सेंटर भी है, ठीक है, एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी इसमें अटैच्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6 ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को याद करने का एक तरीका है, इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंटेन्स वन और मोर कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज अटैच्ड विद द मेटल सेंटर एंड ऑल्सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच्ड। तो चलते सबसे बड़े फैमिली के जो मेंबर हैं उनका नाम याद करते हैं और इनका नाम है मिक्स्ड सॉल्ट। अब ये मिक्स्ड सॉल्ट क्या होते हैं, दीज टाइप ऑफ सॉल्ट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन और एनायन, यानी इसमें जो है एक से ज़्यादा टाइप ऑफ केटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं और ऐसे कंडीशन वाले सॉल्ट को हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। अब इस सॉल्ट में देखो कि सोडियम का भी केटायन है और पोटेशियम का भी केटायन है और एक से ज़्यादा केटायन यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंट है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह के इसमें केटायन एक से ज़्यादा और एक से ज़्यादा एनायन भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्ट के अलग अलग कैरेक्टर्स, नेचर एंड क्लासिफिकेशन को समझ लिया। अगली वीडियो में बच्चों हम समझेंगे कि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे अलग अलग सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो बनते हैं और कहाँ कहाँ पे हम इन सॉल्ट का यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं।